स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से। बहुत ही सिंपल वे में मैं पहले इसका प्रूफ बताऊंगा, इसके बाद कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, यहाँ ब्रीफ में डिस्कस करते हुए एक दो सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद तुरंत ही हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन जो क्या होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं यहां से। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने हेडिंग लिखी हुई है, देख पा रहे हो? यस सर। देखो, इसका प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं पहले है? एक बैच में मैंने बता भी दिया था क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का मीनिंग, कि अगर कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है k1 और बाद में इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होके मान लो k2 हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हमें मिलता है, k2 माइनस k1। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज बेसिकली इक्वल टू वर्क डन बाय all the forces acting on the particle, all the forces, या इसको ऐसे भी कह सकते हो वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो ये होता है स्टेटमेंट वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक है, कहां से आया है प्रूफ, इसका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके लिए देखो आप यहां से स्टार्ट करो जो आप पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, ये आप दो लाइनें छोड़ देना यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड लॉ होता है नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर है? ये तो मालूम है सभी को, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है ना? हाँ, बीच में बोलते जाइए। ये F यहाँ पे नेट, हाँ क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, दैट इज नेट फोर्स। तो इसके मैग्नीट्यूड को लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसी फोर्स का पहले हम, चूंकि ये रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस है, तो इसी नेट फोर्स का वर्क निकालते हैं। तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, शुरुआत ऐसे करेंगे, एफ डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उधर ही हम मानेंगे फोर्स। ठीक है, वन डायमेंशनल सिचुएशन मान के इसका प्रूफ हम रखेंगे, ज्यादा सिंपल वे में आ जाएगा। तो वन डायमेंशन में अगर वर्क निकालेंगे फोर्स का, तो सीधा एफ डी एक्स, इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या होगा, वर्क ऑफ नेट फोर्स, वर्क ऑफ नेट फोर्स और वर्क ऑफ ऑल फोर्सेस। तो आप जानते हो कि अगर ये एफ नेट फोर्स है तो आप इस एफ को लिख पाओगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx। क्लियर है यहां तक? और एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है पीछे काइनेमेटिक्स में, आपने पढ़ा था, एक तो होता है dv अपॉन dt और इसी को v dv अपॉन dx ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसी को हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर यूज करेंगे। तो मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन इनटू dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप देख पा रहे होगे, dx यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में क्या मिलता है अपने को, मास v dv, बस इतना ही बचा। इधर क्लियर? यस सर। मास को बाहर रख लिया। इनिशियल वेलोसिटी अगर पार्टिकल की v1 है, बाद में v2 हो जाती है, तो यहाँ पर लिमिट किसके लिए आएगी, स्पीड v1 और स्पीड v2 के लिए। ये वाला इंटीग्रेशन आपको पता है, v dv का क्या होता है इंटीग्रेशन, ऑल ऑफ यू नो इट, v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट v2 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट v1 स्क्वायर बाई 2, दोनों के ही नीचे 2 आ गया। ये तो लिमिट पुट करके ये आ जाएगा, और बाहर आपका इंटीग्रेशन साइन से पहले मास रखा था। ठीक है, तो हो गया ना, यहां से क्या आया, W ऑल किसके बराबर आ गया, मास
K2 हाँ, minus K1. हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। तो आप जानते हो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया, बताइए। वर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये प्रूफ चाहे भूल भी जाओ तो भी चल सकता है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन आपको आना चाहिए क्वेश्चंस को करते समय। ठीक है, क्लियर है ये? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चल ठीक है। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, है ना, इस पर बेस्ड। अभी इसको हम अप्लाई करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सिंगल पार्टिकल के लिए। लेटर ऑन आगे चल के शायद अगली क्लास या उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसी स्टेटमेंट को फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आल्सो। ठीक है, तो अभी फिलहाल एक क्वेश्चन करो विच इज फॉर अ सिंगल पार्टिकल। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आप मत लिखना, ठीक है, देख लो और इसको पढ़ो और सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अंडर द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg चेंजेस एज दिस, देन वर्क डन इन इनिशियल 3 सेकेंड इज। निकालो जरा। ओके, सॉल्व कर लेते, मैं भी सॉल्व करता हूं आपके साथ। इसमें आपको पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालोगे तो टी की वैल्यू 0 पुट करोगे, बोलो। तो वेलोसिटी आपको टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है, Yes, sir. इसमें टी की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो K1 तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। और जब टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल K2 क्या मिलेगा, हाफ Sir, मेरा इंटू 4.5 मास। और मास कितना अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है 1 kg ना, हाफ एम इंटू वी कितना हो जाएगा बताओ। टी बराबर 1 सेकेंड पर वी की वैल्यू यहां से निकालो, 9/2. 1/2, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9/2। 4.5. बिल्कुल सही। तो ये 9/4 अल्टीमेट, नहीं इसका स्क्वायर करना है वी का, तो ना इसका, हाँ बिल्कुल सही, वी का स्क्वायर कर लेना। तो इस तरह से 1/2 देन 81/4, ठीक है। तो इन दिस वे वी गेट 81 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, नियर अबाउट 10 जूल। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या आ गया, K2 माइनस K1, 10 joule. K2 10 जूल, K1 0, तो आंसर आ गया 10 जूल, ठीक है। नाउ ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में सभी को पता है, ठीक है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। एनर्जी possessed by virtue of motion is called kinetic energy। मास अगर m है, स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो हाफ mv स्क्वायर होती है ना। इसका मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है ना, मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, जरा देखिए। आप इस टाइप से लिख सकते हो, कैन यू चेक, p स्क्वायर अपॉन 2m, ये भी हाफ mv स्क्वायर के बराबर आ जाता है। p की वैल्यू आप सभी जानते हैं m इंटू वी होती है ना, तो आप इसका स्क्वायर करके और 2m से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर, ये p स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2m से अगर डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो m और ये कट के हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा ना। तो ध्यान रखिए, Yes, sir. ये शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनिशियल चैप्टर्स में पहले आया था, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन ये होता है, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं डिस्कस करने का है, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड, कई बार आ जाता है। करो जरा ये वाला सवाल करो, जिसमें दिया है मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डबल्ड, ठीक है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। करो जरा, 4 times. कितना, 4 टाइम्स, पक्का? यस सर। सभी को क्लियर है? बड़ा ये आसान है ना। चलो ठीक है, अब ये बताओ व्हाट विल बी परसेंटेज
इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। इसी प्रॉब्लम में परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज, ये और बताओ, निकालो जरा, तब तक मैं इसके कुछ ऑप्शंस लिखता हूं। 300% आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, कुछ sir. लोग 50%। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ स्मॉल चेंज वाला ये केस नहीं है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है, तो इसमें अगर परसेंटेज चेंज निकालोगे तो अपना बेसिक तरीका होता, क्या होता है, चेंज, K upon K हाँ, into 100. इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, माइनस फाइनल वैल्यू। सपोज इनिशियल वैल्यू के नॉट है, फाइनल वैल्यू के है, तो ये तो हो जाएगा चेंज, और इस चेंज को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दो के नॉट, ये हो जाता है रिलेटिव चेंज, और इसमें 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है परसेंटेज चेंज। ये हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल, अगर हम K1 को, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को के नॉट अगर लिया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती ना, है ना? हेलो? Yes, तो sir. हाँ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को के नॉट कह लो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स। तो आप यहां से जब देखोगे, इसमें पुट कर दो इनिशियल वैल्यू के नॉट और फाइनल वैल्यू को 4 के नॉट, ऐसे पुट कर दिया, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऊपर बचता है 3 के नॉट डिवाइडेड बाई के नॉट इंटू 100। ठीक है, के नॉट कैंसिल होने के बाद जो बचता है आंसर वो क्या है, 300। बोलो क्लियर है? इस तरीके से रिलेटिव चेंज निकाल लो, इंटू 100 कर दो, तो आपको मिल जाता है परसेंटेज चेंज। चलिए ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है, आज मैंने काफी टाइम लगाया था इसको लिखने में, तो आप इसको बाद में लिखना, इसके आगे जो हम लिखेंगे वो आप लिखते चलना। तो लगभग एक पेज शायद आपको, जितने में भी आपको दिख रहा है आ सके उतना आप स्पेस ब्लैंक छोड़ देना। समझो पहले कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स इज द वन व्हेन मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है चेंज नहीं होती, कंजर्व रहती है। तो बहुत ब्रीफ में इसको समझ सकते हो या डिफाइन कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज द वर्क। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के रहते हुए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, चेंज नहीं होती है। इसके कॉन्ट्रेरी जो दूसरा फोर्स होता है जिसको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव, जैसा कि नाम से ही पता चल पा रहा होगा, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं वर्ड को, डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड व्हेन a non-conservative force does the work. To be specific, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मेन बात ये है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, जिसके रहते हुए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, नॉन कंजर्वेटिव जिसके रहते हुए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, डिक्रीज हो जाती है। बोलो, इज दैट क्लियर? A conservative force is defined as the negative of the gradient of potential energy. ठीक है, du over dr इसको कहा जाता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। तो ये तो ग्रेडियंट हो गई, ठीक है, इसमें माइनस साइन लगा दो तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू। तो ये बेसिकली डेफिनेशन स्टेटमेंट है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी।
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है कंजर्वेटिव फोर्स से सीधी इस तरह से लिंक रहती है, दे आर रिलेटेड, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, शॉर्ट में मैंने FNC लिख दिया, NC फॉर नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी से कोई लिंक नहीं होता है, इसका ही लिंक होता है, ये मेन बात है इसमें, ठीक है। इसके अलावा इनको और डिटेल में समझने के लिए इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और ये प्रॉपर्टी आपके मॉड्यूल में भी लिखी हुई है, मैंने वही एक फोटो लेके इसमें पेस्ट किया है इस पेज पर, ठीक है। सर इनके एग्जांपल्स आप ये आप लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। इसको न तो इसको लिखो अभी, और ना ही इसको। आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 33 पर ये दिया हुआ है प्रॉपर्टीज, तो मैं इसको समझाता हूँ, इस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो कुछ आपको मैं शेयर करूंगा, ये पूरा नोट्स में आप नोट कर लेना, ठीक है। ये कुछ थ्योरी का पॉइंट था, ये था और ये था, तो ये और आप अभी छोड़ दो, थोड़ा स्पेस छोड़ देना इसके हिसाब से। इस साइड में कंजर्वेटिव फोर्स है और इस साइड में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में 2 पॉइंट तो यही हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, है ना। पहला क्या है, इट कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके लिए है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी की जो ग्रेडियंट होती है उसको नेगेटिव साइन लगा तो उसके बराबर हो जाता है। तो यही पॉइंट है जो मेन पॉइंट है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है ना। तो जब कंपेयर करते हैं तो उसमें एक पॉइंट यही आ जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी के साथ किसी भी तरह से लिंक नहीं कर पाएंगे। वही लिखा है, देयर इज नो रिलेशन विद पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट जस्ट ध्यान रखना है, ये आगे चल के जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होता जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, द वर्क डन बाय इट इज रिवर्सिबल। इस फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनका वर्क रिवर्सिबल होता है, क्या मीनिंग है अभी क्लियर होगा, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क रिवर्सिबल नहीं है। तो ये डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टीज में, वर्क ऑफ कंजर्वेटिव रिवर्सिबल, वर्क ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इरिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल। और एक पॉइंट ये है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। जिस पाथ के अलोंग बॉडी मूव करती है उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। क्या मीनिंग है हम अभी डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉब्लम्स। जबकि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डज डिपेंड ऑन पाथ, इसका मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसका मतलब वर्क डज डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस। और लास्ट पॉइंट ये है कि इन अ राउंड ट्रिप वर्क डन इज 0। अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा होगा तो वर्क डन बाय सच अ फोर्स इज 0 इन अ राउंड ट्रिप, इन अ राउंड ट्रिप, जबकि राउंड ट्रिप में इसका वर्क 0 नहीं होता है, ठीक है। जनरली इट इज नॉट 0। जहां तक एग्जाम्पल की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में अकेला फ्रिक्शन ही आता है, चाहे वो लिक्विड फ्रिक्शन हो। लिक्विड फ्रिक्शन होता है तो उसको विस्कस फोर्स भी कह देते हैं या विस्कस ड्रैग बोल देते हैं। सॉलिड बॉडीज में लगता है तो केवल फ्रिक्शन ही कहते हैं उसको। अल्टीमेटली है एक ही एग्जाम्पल है हमारे लिए, ठीक है, जो मैकेनिक्स में हमें मिलेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में, वो क्या है, फ्रिक्शन। इधर क्लियर। Yes, sir. इसके अलावा जितने भी फोर्सेस हमने डिस्कस किए थे फ्रिक्शन के अलावा मैकेनिक्स में, वो सभी कैसे हैं, कंजर्वेटिव हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, mg से, जिसको हम अक्सर शो किया करते हैं क्वेश्चन करते समय, राइट। स्प्रिंग फोर्स है, टेंशन है, ये सब कैसे होते हैं,
कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी के पॉइंट। अब इन पॉइंट्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन समझो जरा, ये आप नोट, इस क्वेश्चन को नोट मत करना, केवल इसको पढ़ो और आंसर करो। रीड द क्वेश्चन एंड आंसर। मैं भी रीड करता हूं। व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल and the particle moves from point A to point B as shown in the diagram, then correct relation between works done is। जैसे कोई पार्टिकल है, पॉइंट ए से बी पर जाता है इस पाथ के थ्रू और इस पाथ के थ्रू, तो इस पाथ में वर्क W1 होता है, इस पाथ में वर्क W2 होता है। फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। हाँ, यही मतलब है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट। यहाँ पे लिखा ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, चाहे पाथ ये वाला हो या ये वाला हो, ये केवल एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी। ये दोनों पॉइंट अगर सेम है तो किसी भी पाथ के थ्रू, है ना, पार्टिकल जाएगा, वर्क डन सेम होगा। जैसे मैंने तीसरा पाथ और ले लिया, अगर पार्टिकल इस पाथ के थ्रू जाता है और वर्क हो जाता है W3, तो क्या मिलेगा आपको रिलेशन? ये दोनों तो बराबर हैं ही, साथ में ये भी आ जाएगा, ऑल दिस विल बी इक्वल। क्लियर? यस सर। हाँ, बस ये है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, एक अब इस मेन प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इसी पर भी यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। इस क्वेश्चन को करो जरा, इसमें दिया है कि इफ द फोर्स, है ना, हाँ क्या दिया, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है इस तरीके से, तो आपको फाइंड करना है फोर्स। ठीक है, फाइंड फोर्स एट x = 2 मीटर इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम क्या, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? ये वाला। इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ है और उसका जब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? वर्क, वो फोर्स, फोर्स है ना। हाँ बताओ क्या आंसर आएगा? -4। हाँ, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे? अगर u इस तरह से है तो du/dr। अच्छा देखो, ये dr तब होता है जब 3D सिचुएशन होती है, और यहीं पर हो जाएगा dx जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशन सिचुएशन में मूव करता है। तो हमारे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? फोर्स निकालते समय du/dx कर लेंगे। तो बताओ क्या होगा आंसर? -4। हाँ, पहले तो x² का डिफरेंशिएशन कर देना है ना। मेरे कहने का मतलब du/dx निकाल लेते हैं पहले, जो हो जाएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 2x ना। बोलो यस और नो। यस सर। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स निकालते समय माइनस साइन और लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये है ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी du/dx जो आपको आता है, तो मैंने निकाल लिया। अब इसमें माइनस साइन और लगाना पड़ेगा, तब आपके लिए क्या बन जाएगा? फोर्स। तो फोर्स ये हो गया। x की वैल्यू अगर 2 मीटर पुट करेंगे तो 2 मीटर पर क्या आ जाएगा? -2 × 2 दैट इज -4 न्यूटन। अदरवाइज एज ए फंक्शन ऑफ x ये फोर्स होगा। तो इस रिलेशन पर बेस बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। ठीक है, एक और करो जरा, ये वाला आप करेंगे और टेक योर टाइम एंड डू इट। चलिए, तो ये रिलेशन देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, फिर यहाँ पर यूज करेंगे सॉल्व करते समय। तो पहले तो यहाँ पर भी देखो dr आ रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में x दिया हुआ है, वन डायमेंशनल सिचुएशन है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ du/dx, मतलब वी विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 ही हो गया, x² का 2x। ठीक है, तो ये आ गया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर माइनस साइन लगा दो अपनी तरफ से, इसमें ये हो जाएगा फोर्स। अब x की वैल्यू
हमें निकालनी है कब, जब फोर्स 0 है। तो 0 है तो आप डाल दो, है ना। F0 मीन्स दिस थिंग 0, और 0 करते समय नेगेटिव साइन यहाँ पे रखो या ना रखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2x इज 6, देयरफॉर x इज 3। बताओ क्लियर है सभी को? थर्ड आंसर आ गया सभी का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बस में इन द चैप्टर ऑफ लॉज ऑफ मोशन, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए इक्विलिब्रियम वाले। कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब उस पर नेट फोर्स 0 हो, ये मालूम है ना? 0. हाँ, तो चलो अब कुछ क्वेश्चन और Yes. करते हैं, इक्विलिब्रियम वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि इफ नेट फोर्स इज 0 देन पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर करो, अभी आप कर चुके हो, मैं दोबारा से वही क्वेश्चन है, डिफरेंट वर्डिंग देके आपको पूछ रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज दिस, then at what value of x the particle is in equilibrium। तो बताओ आंसर क्या होगा? कैलकुलेशन तो आप कर 3. चुके हो, 3. Yes. सभी को क्लियर है ये? बिल्कुल, Option 3. क्योंकि फोर्स 3 मीटर पर 0 था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, यू दिया है, वहां से फोर्स निकालेंगे और वहां से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बता सकते हो। तो आपने एक बात और यहाँ पे समझी होगी कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें नेट फोर्स तो 0 है ही, बट ये कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? बोलो कैसे करेंगे इसको डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? du by dr is equal to 0. हाँ, फॉर इक्विलिब्रियम वी विल हैव du ओवर dr विद नेगेटिव साइन इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन हटा भी दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधर तो 0 है ही। तो पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से भी आप इक्विलिब्रियम पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक ये प्रॉब्लम, इसमें फिर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, आपको बताना है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। इसको आप अभी नहीं करेंगे, आई एम लीविंग दिस फॉर यू एज ए होमवर्क, ठीक है। ओके, चलें आगे, इसको बाद में करना, दिक्कत हो तो पूछ लेना। Yes, sir. आगे का पोर्शन डिस्कस करने से पहले स्लोप का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आप स्लोप सबसे पहले कब पढ़ाई की थी आपको? जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वन डायमेंशनल मोशन। Straight line. हाँ, तो आप बताओ जरा सबसे पहले, अगर y की तरफ हमने u को प्लॉट किया, x की तरफ x को ही, तो इसकी स्लोप को कैसे शो करोगे? dy ओवर dx या du ओवर dx? बताओ जरा। du over dx. बिल्कुल, dy ओवर dx बन जाएगा du ओवर dx, ठीक है, याद आ गया? ठीक है, आगे चलो, ये पॉइंट समझो फिर से। अगर u वर्सेस x स्ट्रेट लाइन 3 मैंने बनाई है, स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या है? व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द स्लोप्स ऑफ दीज लाइन? Slope is constant. स्लोप इज कांस्टेंट। और यहाँ पर u वर्सेस x प्लॉट कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर स्लोप के बारे में क्या कह सकते हो? एट द पीक पॉइंट, और यहाँ पर बॉटम पॉइंट पर स्लोप क्या होगी? 0। Constant. बिल्कुल सही, तो आपके सामने है, लिखना नहीं अभी, ठीक है। इन सभी में स्ट्रेट लाइनें हैं, इसलिए इन ऑल ग्राफ्स स्लोप इज कांस्टेंट। लेकिन अगर ग्राफ राइज कर रहा है तो कांस्टेंट बट पॉजिटिव, फॉल कर रहा है तो कांस्टेंट बट नेगेटिव, और अगर हॉरिजॉन्टल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप कांस्टेंट, बट वो कांस्टेंट क्या है? 0 है। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर जैसा आपने बताया वही मैंने लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो नोट कर लें दोबारा, नहीं तो आपको आता है तो नोट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, अब आप कुछ प्रॉब्लम करो ग्राफिकली, ग्राफिकल अप्रोच सॉल्विंग द प्रॉब्लम। पहले सिंपल क्वेश्चन सर करते जो हैं। ऊपर वाला था सर, उसमें जो साइड में 2 पिक्चर्स है सर, इसमें डाउनवर्ड वाले में सर डिक्रीजिंग होगा ना? देखो यहाँ पर
हमने जीरो और जीरो स्लोप की बात की है केवल, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अभी बात नहीं की, ठीक है, वो आगे चल के बात कर लेंगे। हाँ ये बात सही है। Okay, sir. हाँ इस केस में स्लोप कैसी होती है बताओ, अगर आप इसकी बात करेंगे तो मैं आपको देखो याद लगवाता हूँ, है ना। इस वाले केस में स्लोप बढ़ती है घटती है बोलो। Increasing. हाँ हैप्पी फेस, इसमें डिक्रीज करती है सैड फेस, ठीक है। चलो Okay, sir. तो हम कहाँ पर थे, क्विकली वहीं पर आ जाते हैं, यहाँ पे थे ना। अब आप जरा 3 डायग्राम मैंने बनाए हैं, एक एक करके पहले देखो, ठीक है। आप जानते हो कि यहाँ पर इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है, du ओवर dx, और इसमें माइनस साइन अगर लगा दो तो क्या बन जाएगा बताओ, इसमें अगर माइनस साइन लगा दो तो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, ठीक है। ये आप जानते हो, ये डेफिनेशन है, फोर्स इज डिफाइंड। इसका मतलब फोर्स जो है किसके बराबर है, माइनस साइन देन Negative slope. स्लोप, जो स्लोप निकालो ना और फिर माइनस साइन बाहर लगा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, है ना, क्लियर बात। यस और नो जल्दी बताओ, ये फोर्स, ठीक है, इतनी स्लोप हो गई, उससे पहले बाहर ये नेगेटिव साइन करो जरा। यहां पर बताओ, पहले वाले डायग्राम में बताइए वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगी, कैन यू फाइंड स्लोप, -10. -10. माइनस स्लोप पहले बताओ कितनी आई, तो स्लोप 10. 10 आया और फोर्स -10. स्लोप आ जाएगा 20/2, है ना, तो 10 आ गया, इसलिए फोर्स हो जाएगा विद माइनस साइन न्यूटन में, ठीक है। इस वाले केस में, इस वाले केस में बताओ स्लोप, 0. स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 0, 0. ठीक है, इसलिए फोर्स क्या होगा, ठीक है, 0 है ना। 0. हाँ व्हाट अबाउट दिस डायग्राम, जो थर्ड वन है उसमें बताओ, Sir, 5. 5. ध्यान रखिए भूलना नहीं है, ये देखो राइजिंग कर्व था, इसका इस एंगल के हिसाब से स्लोप निकाली, पॉजिटिव है, इसमें आप इस वाले एंगल के हिसाब से निकालोगे नेगेटिव आएगी, लेकिन मैंने आपको बताया था याद होगा, नेगेटिव स्लोप जब वाले केस में इस एंगल को यूज करके tan अल्फा निकाल लो, और tan अल्फा के बाद में माइनस साइन लगा, तो यहाँ स्लोप ऐसे निकालने के लिए बोला था मैंने, तो माइनस में 20/4 आएगी ना, जल्दी बताओ, सही निकाला मैंने स्लोप का वैल्यू, माइनस में 5, यस और नो, Yes, sir. तो 4 sir 5 yes, sir. तो फोर्स निकालोगे तो माइनस साइन और देन स्लोप, और स्लोप कितनी आई है, -5, तो फोर्स कितना हो जाएगा, +5. +5, वेरी गुड। अब इन्हीं पर बेस्ड आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ बनाओ, तो बना सकते हो ना, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, नेगेटिव है, यहाँ 0 है, यहाँ कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, कैन यू प्लॉट करस्पॉन्डिंग फोर्स टाइम एक्स ग्राफ, यस और नो जल्दी बोलो, Yes, sir. कैसा आएगा, पहले वाले केस में बोलो, नेगेटिव या पॉजिटिव, Negative slope. नीचे आएगा ना, -10 यहाँ पे लिख देंगे, आ जाएगा ना। Yes, sir. दूसरे वाले में ग्राफ इस तरह चलेगा, फोर्स 0 है तो, 0 पर आएगा. और तीसरे वाले में पॉजिटिव है ना फोर्स, Positive slope. तो +5 ऐसे आएगा ना। Yes, sir. किसी, Yes, sir. हाँ किसी को डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया क्लियरली, Yes, sir. ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया है, अब आप इसको कर लेना, अभी नहीं करोगे, ठीक है। U वर्सेस एक्स ग्राफ को प्लॉट करना है फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ में, एक ऑप्शन में सही होगा, आप इसको बाद में करेंगे, इज दैट क्लियर, चलें आगे। इसमें और देखो, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पोजीशन एक्स के साथ बनाया गया, पूछा है किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है पार्टिकल, बताओ, Point B. Point B. B. पॉइंट बी, एक मिनट, फिर तो पता है कि टॉप पॉइंट पर स्लोप 0 हो जाएगी ना, और स्लोप ही
स्लोप अगर 0 है तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आपने कहा, पॉइंट बी पर फोर्स 0, इसलिए एक्सेलरेशन, वो सॉरी, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इसमें और बता दो जरा। इसमें ग्राफ हमने इस तरह से खींचा कि कुछ हिस्सों में इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, कुछ हिस्सों में नहीं भी हो सकता है। पूछा है एट व्हाट पॉइंट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। Points. All of the points. At all points. All of the points. हाँ, टॉप पर स्लोप 0 है ना, तो फोर्स 0 है, तो इक्विलिब्रियम। बॉटम पर फोर्स 0, स्लोप 0, और ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी की पूरी, तो ऑल ऑफ दीज। F is constant. क्लियर? चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम के टाइप के बारे में और बात कर लेते हैं। देखो, आपने देखा हर पॉइंट पर, तीनों ही पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है पार्टिकल, लेकिन इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल या अनस्टेबल या न्यूट्रल। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके लिए पेजेस दिखा दो ऊपर से कितने छोड़ने हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। हाँ देखो, एक तो ये तो आपके बुक में है, और ये वाला एक क्वेश्चन है, और ये वाला एक क्वेश्चन है। इन दोनों के लिए आई थिंक एक पेज सफिशिएंट होगा। ठीक है, सर वो स्लोप वाला पोर्शन लिखना है। यस सर। हाँ, इक्विलिब्रियम के टाइप की बात। तो जैसा कि मैं कह रहा था, हर जगह फोर्स तो 0 है, इक्विलिब्रियम तीनों पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में पार्टिकल है, बट फोर्स 0 है। तो फोर्स से नहीं पता चल पाता है कि इक्विलिब्रियम है या नहीं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं, तो हियर पोटेंशियल एनर्जी कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, it is potential energy by which we will be able to distinguish whether equilibrium is stable, unstable और neutral। तो तीन टाइप का इक्विलिब्रियम इस तरह से होता है। देखो, तीनों में ही फोर्स तो 0 है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, तो वहां से पता नहीं चलेगा। पता चलता है पोटेंशियल एनर्जी से। कैसे? अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब इक्विलिब्रियम है लेकिन वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा स्टेबल। और फोर्स 0 होने के साथ साथ अगर वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट अगर है, चेंज ही नहीं हो रही है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं, इसलिए मैं डायग्राम, मैंने उसको जस्ट पिक्चर आपके लिए मैं शेयर करूंगा। इसको आप दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, केवल मॉड्यूल में देख लेना। देखो, कुछ पिक्चर में शेयर करता हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहले बात करते हैं। ठीक है, कहां पर होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम? वहां पे होता है जब पार्टिकल को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर डिस्प्लेस कर दें, और डिस्प्लेस करने के बाद अगर छोड़ दें, तो पार्टिकल फिर अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम क्या कहा जाता है? स्टेबल। जैसा यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये एक बाउल है, कोई छोटा सा बॉल, अगर बॉल को यहाँ पर छोड़ दो तो आप जानते हो वापस यहीं पर आएगा। तो ये जो पोजीशन है ना बॉल की, ये पोजीशन जो जब ये बॉटम में है, तो इसको क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इधर क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? इस बाउल को उल्टा पलट के रख दो, ठीक है, जैसे ये है। अब कोई स्मॉल बॉल इसके टॉप पे रख दो, आसानी से खैर बैलेंस नहीं हो पाएगी, लेकिन संभाल के बैलेंस बना के मान लो आपने रख दिया। इसके बाद अगर इसको जरा सा डिस्प्लेस करोगे, जैसे डिस्प्लेस करके आप यहाँ पे ले आओ, तो आपको क्या लगता है, क्या बॉल वापस जाएगी वहां पर? बोलो। No, sir. नहीं जाएगी। नो सर। हाँ, तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम हो जाता अनस्टेबल। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है? जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करें, और डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दें। छोड़ने के बाद अगर वापस आता है तो स्टेबल, वापस नहीं आता है बल्कि और ज्यादा उधर ही डिस्प्लेस होता हुआ चला जाता है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं।
तो यहाँ पर बॉल को छोड़ोगे तो न तो वहां पर रुकी रहेगी ना वापस जाएगी, बल्कि और ज्यादा इधर आएगी। आर गेटिंग? ये है, तो ये अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम हुआ करती है। एक इक्विलिब्रियम और होता है जिसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जैसे मान लो ये टेबल के ऊपर यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को अगर, अभी तो आपको दिख ही रहा है इक्विलिब्रियम में तो है ना, ब्लॉक रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम है। अगर इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले आओ तो ये ब्लॉक वापस वहीं पे नहीं जाएगा जहां पे था, और ना ही और आगे जाएगा, जहां पे आपने छोड़ा है वहीं पर बना रहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हो गया? न्यूट्रल। इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती ही नहीं, जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है। यहाँ पे बड़ी आसानी से इन टर्म्स ऑफ हाइट भी देख सकते हो, है ना, जैसे पार्टिकल की हाइट की टर्म्स में बात करें हम लोग कि ये विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉटम, अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, डिटेल में हम आगे चल के फिर बात करेंगे इसी चैप्टर में, बट इतना तो पता ही होगा कि अगर इसकी हाइट h ले लें तो पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक की यहाँ पर और पोटेंशियल एनर्जी इसी ब्लॉक की यहाँ पर सेम है, दोनों जगह सेम होगी ना पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. हाँ, तो x के साथ पोजीशन चेंज करने के साथ u चेंज नहीं होता है, मतलब u कांस्टेंट है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में u कांस्टेंट नहीं होता है। स्टेबल में क्या होता है ना, डिस्प्लेस करने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, छोड़ने पर पार्टिकल वापस आता है, ठीक है। अनस्टेबल में डिस्प्लेस करने पर पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है और छोड़ दोगे तो वापस नहीं आएगा, बल्कि उधर चला जाएगा जिधर और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। और यहाँ पर चूंकि एनर्जी ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, तो पार्टिकल ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, जहां रखोगे वहीं बना रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, डज नॉट चेंज, बस यही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम थे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब? जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम जब स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। बोलो क्लियर यहां तक? अगर u मिनिमम है या मैक्सिमम है तो du ओवर dx या d2u ओवर dx स्क्वायर में क्या रिलेशन आएगा? ये होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, फंक्शन क्या है? u, विच इज वेरिंग विद पोजीशन x। फंक्शन u की बात हो रही है। मैक्सिमम मिनिमम आपने पीछे पढ़ा होगा, कुछ याद आ रहा है? जहां पर मैक्सिमम मिलता है वहां पर डबल डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव होता है, याद है? पॉजिटिव होता है Yes. या नेगेटिव होता है? मैक्सिमम होता है वहां नेगेटिव होता है, डबल डिफरेंशिएशन का साइन। और जहां मिनिमम आता है वहां पर डबल डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव होता है। तो याद आया मैक्सिमम मिनिमम की कॉन्सेप्ट से। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक तो ये रिलेशन है, और इसी रिलेशन को फर्दर आप आगे इस तरह से दिखा सकते हो। अनस्टेबल में मैक्सिमम और मैक्सिमम मिनिमम की कंसेप्ट से आप बता सकते हो कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन u नेगेटिव होगा। यहाँ पर ये जीरो ही होता है क्योंकि ये वेरी ही नहीं करता है, ठीक है। ये चीजें हो रहा है। तो ये कुछ कंपैरेटिव वे में आपके सामने टेबल जैसी बन गई है, याद रखना। इस टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स जीरो, ये मिनिमम, ये पॉजिटिव, लाइकवाइज यहाँ पर। और आगे चल के मैंने देखो यहाँ पे, ये देखो मैंने लिख भी दिया है। इसी पेज को मैंने 2 बार दिखाया है, आप इसमें केवल एक चीज नोट करना, ठीक है। दिस इज कंडीशन ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। याद आया? वैसा कर दो। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एम आई राइट? हेलो? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी के साथ फोर्स को ऐसे लिंक करते हैं। और आगे चल के हमने देखा था ग्राफिकली, तो स्लोप में नेगेटिव साइन लगा दें तो भी ये फोर्स आता है। तो जब फोर्स जीरो होगा तो ये टर्म जीरो होगा, ये टर्म जीरो होगा तो स्लोप भी जीरो होगी। तो ये चीजें भी उसी टेबुलर फॉर्म में तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम के लिए मैं यहाँ पे नोट करके आपको शेयर कर रहा हूँ। F0 मीन्स du ओवर dr0,
माइनस साइन यहाँ पे हटा भी सकते हो तो भी राइट में जीरो है, स्लोप जीरो, चाहे माइनस साइन रखो या ना रखो। तो ये रिलेशन भी तीनों में है, ये रिलेशन तीनों में ही है, ठीक है। ये वाले डिफरेंस कहां पे आता है, इनमें, याद रहेगा ये। सभी को पता होगी बेसिक डेफिनेशन क्या है, मतलब क्वालिटेटिवली कैसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। दिस हाउ वी फर्स्ट टाइम स्टडी, है ना। हाँ इतना जरूर है, यहाँ पे रिलेटिव आपको नया वर्ड मिल रहा होगा, ये तो शायद 9th क्लास में भी पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, याद आया, वही चीज है, नथिंग न्यू। बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बस। और अभी जब हम कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे थे तो ये पॉइंट आया ही था कि पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और उस अगर ये एफ कंजर्वेटिव फोर्स है तो रिलेशन ये होता है, ये तो वही दोबारा मैंने लिखा है, नथिंग न्यू। अब इसी का अगर आप इंटीग्रेशन कर दें, है ना, अब चाहें तो कुछ स्पेस छोड़ के ये साथ में लिख सकते हो या फिर बाद में, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करो तो माइनस साइन को बाहर, एक सेकेंड, माइनस साइन को थोड़ा दूर कर दूं, इंटीग्रेशन करोगे तो आप ऐसे ही दिखाओगे, बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर लिमिट्स इनिशियल पोजीशन एक्स की कुछ होगी, फाइनल पोजीशन कुछ एक्स की होगी, ठीक है। मान लो इनिशियल पोजीशन एक्स की, उसको x1 कह लो, ये फाइनल पोजीशन है, और एफ यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बेसिकली ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है। इट इज, थोड़ा सा हाईलाइट करके ऐसे करता हूं, वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। और यहां पर इनिशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप U1 या UI से कर लो डिनोट, और फाइनल वैल्यू को UF, F फॉर फाइनल, ये लिख लें। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन बाहर रहेगा, du का इंटीग्रेशन सभी को पता है, जैसे dx का x हो जाता ना इंटीग्रेशन, तो du का u हो जाएगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. और लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट तो u फाइनल माइनस लोअर लिमिट तो u इनिशियल, ये मिलेगा। एंड दिस इज इक्वल टू बेसिकली वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। माइनस साइन को अगर अंदर ले जाओ तो आप UI को पहले लिख लेंगे जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, और UF कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो आगे चल के आप इसको ऐसे दिखा सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, विच इज बेसिकली वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ये और ये सेम है, बस इसको जब यूज करोगे तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहां तक क्लियर, जल्दी बताओ। सर एक बार वो वाली लाइन समझा दो, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन, मेरा नेट चलेगा। अरे ये स्टेटमेंट ये वही है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ये वही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ओके सर। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, केवल पोजीशन न कह के आप कहो रिलेटिव पोजीशन, एनर्जी ओके सर। बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन, बस, ठीक है। ओके सर। तो ये है, तो ये स्टेटमेंट, ये रिलेशन आप ध्यान रखना। अब इसको यूज करके पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जो कि आप पहले से जानते हो, लेकिन हमें यहाँ डिस्कस क्या करना है कि आया कहाँ से है, mgh जो पोटेंशियल एनर्जी होती है h हाइट पर, वो आता कहाँ से है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जस्ट बाय यूजिंग दिस रिलेशन। करें, देखो जरा,
आगे ये देखो मैंने ऑलरेडी एक पॉइंट और ये भी मैं आपको दिखा दूं, यहीं पर दिखा देता हूं, बल्कि यहाँ तो स्पेस कम है, तो व्हाट शैल आई डू, इसको यहीं पर बना रहने दो। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या है देखो, यहाँ ये जो हमने रिलेशन निकाला था, इसी को हमने वर्ड्स में लिखा है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या कहेंगे, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो इधर क्लियर, जल्दी बोलो, ये सुनो। हाँ, तो इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान रखना, इट इज कोटेशन, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यही स्टेटमेंट लिखा है, प्लीज रिमेम्बर इट। अब इसको यूज करके एक बार जल्दी से समझ लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां से इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, फिर इस पर बेस अब हम आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे। यही और एक थ्योरी का इसमें पॉइंट बचा है, थ्योरी का तो नहीं बल्कि एक थ्योरी का तो पॉइंट यही था, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, और अब इसको अप्लाई करना है यहाँ पर। जैसे सपोज ग्राउंड से किसी h हाइट पर कोई पार्टिकल है, आप ले गए हैं, ठीक है, बाद में उसी पार्टिकल को हम ला रहे हैं ग्राउंड पर, तो दिस इज इनिशियल सिचुएशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर सिस्टम, जिसमें पार्टिकल h हाइट पर है, बाद में पार्टिकल को यहाँ पे ले आए हैं, तो इसको कहेंगे दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा करने में यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है बताओ, विच फोर्स इज एक्टिंग ओवर हियर, अकेला एक ही फोर्स है जिसको क्या लिखते हैं, यस, ओनली वन फोर्स mg। तो इसी फोर्स का वर्क निकालो, जब पार्टिकल को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ला रहे हैं। हाँ, तो ये पता है सभी को वर्क क्या होगा, जरा बताओ। वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब यहाँ पर है वर्क ऑफ ग्रेविटी, ये हो जाएगा mg डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। बताओ क्लियर है, जब पार्टिकल यहां से यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, और वैल्यू क्या डिस्प्लेसमेंट की h, और एंगल बिटवीन द टू 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स मींस वर्क ऑफ ग्रेविटी, ये आ गया mgh। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1, और इसको रिलेट करो इस रिलेशन से जो मैं यहां पर करके कॉपी करके ला रहा हूं। अब जरा देखो, WC मतलब यहां पर क्या बन गया, WG, वो हम निकाल लिए। UI मतलब इनिशियल वैल्यू, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी की ए पॉइंट पर जो वैल्यू थी उसको इनिशियल वैल्यू हम कह रहे हैं। ठीक है, और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है उसको क्या कह रहे हैं, फाइनल वैल्यू कह रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट फाइनल वैल्यू इज U0, जो ग्राउंड लेवल पर है, और इनिशियल वैल्यू को आप जस्ट U से डिनोट कर लो, तो UI की जगह यहाँ पे लिख लो U, और UF की जगह लिख लो U0, तो आपको क्या मिलेगा ये, और ये वैल्यू mgh के बराबर है। सही है ना, फॉलो कर रहे हैं इस पॉइंट को। तो इस तरीके से अगर आप U0 को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से आती है। अब इसमें ये जो U0 वैल्यू है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड लेवल, और इस ग्राउंड लेवल को ही हम लोग लेते हैं एज ए रेफरेंस लेवल, या इसका एक नाम और होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड डेटम। रेफरेंस लेवल
या डेटम। क्या मतलब है? जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेंगे, कौन सी वैल्यू? ये वाली। जब ग्राउंड लेवल पर पार्टिकल होता है उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसको अस्यूम किया जाता है। और कितना अस्यूम किया जाता है? 0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर 0 ले लेंगे, यू नोट को हम 0 लेंगे, और जहां पर यू नोट को 0 लेते हैं उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? डेटम और रेफरेंस लेवल। ये मैंने यहाँ पर कहा है। हमेशा ही किसी किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 अस्यूम करेंगे। तो अगर आपने ग्राउंड लेवल पर 0 अस्यूम कर ली तो आपको एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी? mgh। mgh। यही है जो आपने पढ़ा है अभी तक। आज आपको ये पता चला है कि कैसे आता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे mgh वैल्यू कब होएगी? जब आप ग्राउंड लेवल पर 0 अस्यूम कर लोगे। आप रेफरेंस लेवल बदल सकते हो और दूसरी जगह किसी हाइट पर भी ले जा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग किसी दूसरी हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। बट नॉर्मली फॉर कन्वीनियंस ओनली हम लोग ग्राउंड लेवल को क्या मानते हैं? रेफरेंस लेवल या डेटा, जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं। उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला हमारा रहता है। ठीक है, इधर क्लियर? यही पॉइंट इसमें था। और बताओ, अगर ये क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ें फिर। यस सर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि इसी को तो अब हमें यूज करना है, एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये है। अब आगे चल के, ये तो थ्योरी की बात हो गई। आपको कई बार वर्क निकालना पड़ेगा, जैसे वर्क कैलकुलेशन करना होगा। तो जब कभी भी आपको वर्क निकालना हो ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर W ऑफ G क्या है? यू आई माइनस यू फाइनल, मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस रिलेशन को भी आप याद रखेंगे, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? ये हम क्यों करेंगे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को निकालना हमारे लिए आसान होता है। क्यों आसान होता है? हमें बहुत पहले से पता है, 9th क्लास से भी हम पढ़ते आए हैं कि एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो इसलिए इस रिलेशन को इजी मानते हुए, जो कंफर्टेबली हम इसको जानते हैं, यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, हम WG निकाला करेंगे। ठीक है, करें कुछ प्रॉब्लम इस पर बेस्ड? अरे रेडी? यस सर। चलो ठीक है, करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और बता दूं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन कभी कभी हमें निकालना पड़ता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहां पर क्या कर देंगे? इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब जरा कुछ एग्जाम्पल से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेट अस टेक फर्स्ट एग्जाम्पल। जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ब्रीफ में है, इसको देखो, टाइम लो और सॉल्व करो। मैं समझाता हूं। इसमें एक बकेट है, इमेजिन करो कि कोई वेल है। वेल पूरा इसमें नहीं दिखाया है, चलिए मैं इस तरह दिखाता हूँ। सपोज वेल में यहाँ तक पानी भरा था, है ना, और इसमें से पानी भर के, ठीक है, इस बकेट को ऊपर ले जाया जा रहा है। सम पर्सन इज पुलिंग। बकेट की जो हाइट है जहां से इसको ऊपर लाना है वो दिया हुआ है। तो ऐसा मान लेते हैं, सपोज जिस लेवल तक पानी है ना, वो यही लेवल है। तो बकेट अलोंग विद द वाटर ऊपर तक आने में आपको पहले निकालना है कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसके बाद निकालना होगा वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। बताओ जरा, पहले तो ये बताओ, सिचुएशन क्लियर है? इसमें क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बकेट इज ब्रॉट फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल।
तो इसमें पता है रेफरेंस लेवल जहां जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे वो कहाँ लेंगे बताओ। सर वाटर। water level हाँ, पे बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि आप रेफरेंस लेवल वहां ले लो जहां पे इनिशियली आपकी बकेट थी। तो जीरो लेवल है ना वाला ये डेटम हो गया। इसका मतलब इनिशियल एनर्जी क्या है बोलो। आप ए से बी पर ले जा रहे हैं ना। 0 हाँ, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को U1 कह लो तो वो तो हो गई जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब पार्टिकल या बकेट इनफैक्ट यहाँ पर आ जाती है तो अब हाइट पर होगी तो mgh होगा। तो व्हाट इज इंक्रीज माइनस mgh। नहीं भाई, पहले पार्ट में क्या पूछा गया, इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। MGH. mgh हाँ, इंक्रीज का मतलब होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1, तो आपको पता ही है mgh होगी, क्लियर है। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी और वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब ये पर्सन जो पुल कर रहा है इसने कितना वर्क किया। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो आपने निकाला है इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यही हो जाएगा mgh। रिक्वायर्ड वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंसी। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। यस सर। चलो नो सर। तो अगला वाला भी आप कर लोगे, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें देखो लॉज ऑफ मोशन में सवाल कर रहे थे हम ढेर सारे इस तरह के, टेबल पे एक ब्लॉक बैठा हुआ है, एक लटक रहा है ना। तो इसमें मास दिया हुआ है इस वाले ब्लॉक का, इस वाले ब्लॉक का। तो पूछा है कि जब इस ब्लॉक को है ना पुल करके ऊपर लाते हैं इस लेवल तक तो व्हाट विल बी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी वही निकालना है, ठीक है। करो जरा, इसमें ब्रीफ में लैंग्वेज को मैं और ऐड कर दूं। व्हेन, जब इस ब्लॉक को ए कह लो तो व्हेन ब्लॉक ए इज मूव्ड अप टू हाइट h, then what is increase in potential energy, और उसके बाद में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय दिस पर्सन। बताओ। सर 20। यहां पर एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि जब ये ब्लॉक आपका ऊपर पहुंचेगा तो ये वाला ब्लॉक लेफ्ट में इधर मूव करेगा टेबल पे, है ना। यस सर। यस तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट जब निकालोगे तो किस में इंक्रीमेंट होगा, इसकी एनर्जी में होगा या इसकी एनर्जी में, या दोनों में, या किसी एक में, ए में सिर्फ। केवल ए में। क्योंकि ये वाला ब्लॉक इसी टेबल पे उसी लेवल में रहेगा तो कोई एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो ओवरऑल वर्क डन, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी में जब इंक्रीमेंट निकालोगे है ना, U2 माइनस U1 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो क्या होगा अकेले ब्लॉक A जो ए के लिए, फॉर ए ओनली, है ना। Yes, Clear? sir. तो ए का मास 2 किलोग्राम दिया है, जी की वैल्यू पुट कर लिए 10 और हाइट 0.4 मीटर है, तो बस यही आ गया, क्या वैल्यू है 8 जूल, बिल्कुल सही। 8. तो वर्क किसने किया, मतलब कितना वर्क किया इस पर्सन ने अगेंस्ट ग्रेविटी, यही है, ठीक है। हाँ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी और अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर। चलो अच्छा, एक सवाल अब ये करो, अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इसमें चाहूंगा कि आप 1 मिनट का टाइम लो। इसमें दिया है कि कुछ हिस्सा चेन का टेबल पे रखा हुआ है और कुछ लटक रहा है। पूरा लेंथ चेन का 5 मीटर है, मास पूरी चेन का 5 किलो है। एक्स लेंथ मतलब 2 मीटर लंबाई की जो पोर्शन है
चेन का वो तो लटक रहा है, तो हैंगिंग पोर्शन को भी टेबल पे ले जाना है। तो व्हाट विल बी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड देन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। टेक 1 मिनट एवरी वन ऑफ यू। सर पर इस पे तो हर पॉइंट पे अलग होगी ना सर, मतलब मासेस अलग अलग। जब पूरी चेन पहुंच जाएगी टेबल पे तो सिचुएशन कुछ कैसी बनेगी, इसको आगे ऐसे दिखा सकते हैं। लेट मी शो द सिचुएशन। एक मिनट मुझे इधर क्लियर। जब हैंगिंग पोर्शन भी पहुंच जाएगा है ना टेबल पे, तो ये सिचुएशन बनेगी। तो जो पोर्शन पहले से ही रखा हुआ है उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, वो तो उसी लेवल में है। दिख रहा है ये बात? कैन यू विजुअलाइज दैट? हैंगिंग पोर्शन जिस लेवल में था यस सर। उसी लेवल में अब भी है, तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया पोटेंशियल एनर्जी में। खाली उसमें चेंज आएगा जो लटक रहा था, जो मास। ठीक है, तो हैंगिंग पोर्शन का मास कितना है, जैसे यहाँ पर जो ब्लॉक लटक रहा है ना, उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर जितना कौन सा मास लटक रहा है, हैंग कर रहा है, कितना है वो हैंगिंग मास? 2 kg। 2 2 किलो kg। 2 kg। तो इसलिए जब आप इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो केवल उसी मास का एनर्जी बढ़ेगा, mgh, और उसके बाद में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वो भी इसी के बराबर आ जाएगा, mgh के बराबर। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। बट यहाँ पे केवल एक पॉइंट है, हैंगिंग मास बता दो। हैंगिंग मास आप नहीं निकाल पाएंगे। ये देखो, पूरी चेन 5 मीटर लंबाई का मास है ना, मास ऑफ 5 मीटर लॉन्ग चेन इज इक्वल टू 5 kg। तो मास ऑफ 1 मीटर लॉन्ग चेन कितना होगा? 1 किलोग्राम। 1 kg। 1 kg। तो फिर 2 मीटर लंबाई की जो रस्सी है, x मीटर कह लो उसको, उसका मास कितना हो जाएगा फिर? 1 इंटू एक्स, 6 kg। 2 kg। 2 kg। ऐसे निकाला है। ठीक है, लेकिन यहां पर इस सवाल में दिख रहा था कि ये पार्टिकल h हाइट पर जा रहा है, तो 0.4 h की जगह पे आपने क्या लिया था? 0.4। बट यहां पर कितनी हाइट लेंगे? हाइट क्या 2 मीटर ही लोगे या कुछ डिफरेंट लोगे? ये मेन पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला। बताओ कोई। 2 मीटर। नहीं नहीं तो नहीं। उससे से हर पॉइंट की अलग अलग हाइट है। हाँ, तो यही पॉइंट केवल एक और है इसमें समझने वाला, यही मैं आपको और बता दूं। ठीक है, सभी लोग समझ लो। मैं एक नया पेज यहाँ पे बढ़ा रहा हूं, उस पे बताऊंगा। सर हैंगिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास लेंगे क्या? मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। जब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh, तो बेसिकली ये पार्टिकल होता है। आर यू गेटिंग? इट इज द पार्टिकल जो ग्राउंड से किसी हाइट पर होता है। हाइट अगर यहाँ पे h ले रहे हो और पार्टिकल का मास m है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल की ऐसे आएगी। लेकिन अगर कभी सिचुएशन इस तरह की बने जिसमें कि पार्टिकल ना होके, है ना, कोई रॉड है इस तरह से, ओके, ऐसे मान लो कोई रॉड है एंड दिस रॉड इज केप्ट ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल मान लो यहाँ पे, ऐसे करके असूम कर लेते हैं। रॉड की हाइट आपको दी हुई होगी, रॉड की जो लेंथ कह लो, इसको लेंथ कहिए, आई कॉल इट लेंथ ऑफ द, हाँ इसको साइड में कर देता हूँ। इसकी लेंथ है, मान लो इस रॉड का मास m है और इसकी टोटल लेंथ l है। तो ऐसे केस में ये पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, सेंटर ऑफ मास, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे चल के इसी चैप्टर में भी करेंगे डिस्कस। फिर आगे एक चैप्टर आएगा रोटेशन वाला, उसमें भी करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट को लेना पड़ता है। सेंटर मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टोटल मास रखा जा सकता है बॉडी का।
तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास लेना होगा इसमें। ठीक है, मतलब पूरा मास रॉड का जो है कहाँ पे मान लेंगे एनर्जी निकालते समय, इसके सेंटर ऑफ सेंटर मास पे पे। h/2 पे। हाँ, तो अगर रॉड यूनिफॉर्म है तो नेचुरली हाइट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, लेंथ बाई 2। लेंथ अगर x है तो x/2 हो जाएगा। ठीक है ना, लेंथ को अगर मैं x से ही दिखा लूं रॉड की लेंथ को, तो ये ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं। ये पॉइंट इसमें एक नया था केवल। ठीक है ना, तो अब बताओ, जो हैंगिंग पोर्शन है वो रॉड की तरह से है लंबा सा, तो उसका मास कहाँ पे मानोगे, वेरी विल यू अस्यूम दैट मास Sir, सेंटर पे ना। 1 meter below the table. हाँ, यहाँ पे मानोगे, 1 मीटर। बिल्कुल यहाँ पे। तो आप ये लोअर लेवल है ना, जहां पर आप मास मान के चल रहे हो ना, एक तरह से पूरा मास 2 किलो निकाल लिया, उसको पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, और ये पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, टेबल के ऊपर आ जाएगा। तो इसमें एच की वैल्यू क्या लेनी है, x अपॉन 2, दैट इज 1 मीटर। तो पुट कर लो फिर, तो बचा ही नहीं फिर तो m निकाल चुके हैं 2 kg है, G10H1, तो ये क्या है 20। ठीक है, ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 20 जूल। ठीक है, गॉट दैट। Yes, sir. हाँ, ये पॉइंट और ध्यान रखना। ठीक है, सर तुम्हें यही याद रखना है क्या ना कि mgh में जो मास है वो सेंटर ऑफ मास होता है। mgh में जो मास है, मास तो पूरी बॉडी का होता है, लेकिन लोकेशन ऑफ दैट मास कहां पे रखोगे, जहां पर सेंटर ऑफ मास है। कब, जब बॉडी पार्टिकल ना होके इस तरह से है, कोई एक्सटेंडेड बॉडी है। ठीक है ना, ओके सर। हाँ, ऐसा करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लास्ट में और मैं आपको पूरा कर दूं। इमेजिन करो एक ब्रिक है, ठीक है ना, दिस इज अ ब्रिक। ब्रिक का मैं केवल एक फेस दिखा रहा हूं, या चलो मैं इसको एक क्यूब ले लेता हूं, लेट मी टेक इट एज ए क्यूब। एक क्यूब जैसा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जस्ट ये एक क्यूब जैसा बन जाएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक इट इज क्वाइट ओके एज ए क्यूब। ये क्यूब हमने बना लिया। अब इसकी क्यूब की जो एज है, इसको आप मान लो, ले लो एज लेंथ को स्मॉल a के बराबर, और पूरा ही मास इस क्यूब का मान लो है 100 kg। और इमेजिन करो ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ रखा है, ग्राउंड लेवल पे, इट इज केप्ट ऑन ग्राउंड लेवल। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस क्यूब, सॉलिड क्यूब है जिसका मास दिया हुआ है, एज आपको दे दी है a, और a की वैल्यू भी मैं आपको दे रहा हूं, सपोज a इज 40 सेंटीमीटर। तो पूछा जाए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो अब की बार पूरा का पूरा सरफेस, मतलब जो फेस है क्यूब का, वो ग्राउंड से टच कर रहा है, और कुछ ऊपर भी है। तो यहां पर भी ये पार्टिकल नहीं है, तो सेंटर मास कहां पे इसमें असूम करेंगे, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। पूरा मास आप यहां पे मान लोगे, और उस सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी लेनी होगी, फिर बताओ जरा। 20। बिल्कुल सही, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ एच की जगह पे आप ये लेंगे, तो देयर फोर पोटेंशियल एनर्जी भी लिखोगे तो mgh लिखना होगा, मास 100, G10H 20 सेंटीमीटर, मीटर में हो जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 200 जूल।
बोलो, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये एक क्वेश्चन है, और इससे पहले एक ये है, ये मॉड्यूल का ही है ये वाला, और पीछे 2 या 3 और मैंने छोड़े आपके लिए, ये आपको आज ही कर लेने हैं, ठीक है? ओके सर। क्लियर? चलो ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे, और आई विल सर एक शेयर। डाउट था हाँ पूछो। सर, जो हम H/2 लेते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास का कोई रीजन होता है लेने का? उसके डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। सेंटर ऑफ मास एक्चुअली जब सिमेट्रिक बॉडी होती हैं, जैसे यूनिफॉर्म रॉड है या स्फीयर है या क्यूब है, तो इनका जो जियोमेट्रिक सेंटर होता है वहीं पर सेंटर मास हुआ करता है। ओके सर। और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे पूरा चैप्टर है रोटेशन ओके वाले सर। चैप्टर में। सबसे पहले सेंटर मास की पोजीशन को डिस्कस करेंगे। और सुनो, मोशन ऑफ सेंटर मास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में, जब हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिजन्स को। तो सेंटर मास का डिस्कशन थोड़ा इस चैप्टर में भी आगे होगा, और बचा हुआ रोटेशन में, ठीक है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम, बाय बाय। Thank you, sir. ओके, वेलकम, बाय बाय।